टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज। ठीक है, तो ये होती क्या है बेसिकली एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट ऑफ द प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा इट इज मेड ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, भी एक इसका पार्ट है, तो उसका एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो रहा है। इट इज अ बिनाइन कंडीशन बट विद मेलिग्नेंट पोटेंशियल, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन इसको डिवाइड कर दिया गया है इनटू मोलर प्रेगनेंसी एंड ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर्स। जो मोलर प्रेगनेंसी है उसमें आते हैं आपके हाइडेटिफॉर्म मोल, जो बिनाइन होता है। ठीक है, हाइडेटिफॉर्म मोल क्या है, बिनाइन है, और ये कंप्लीट और पार्शियल फॉर्म का हो सकता है। और दूसरा आता है इन्वेजिव मोल, जिसका मेलिग्नेंट पोटेंशियल होता है। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ ये वाला पोर्शन पूछा गया होता है थ्योरी एग्जाम्स में। ठीक है, हाइडेटिफॉर्म मोल भी बताओ। फिर ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर्स जो होते हैं, ऑब्वियसली देयर आर ट्यूमर्स मेलिग्नेंट कोरियोकार्सिनोमा, प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर एंड एपिथेलियोइड साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद हाइडेटिफॉर्म मोल। ठीक है, पर्टिकुलरली हम यही डिस्कस करेंगे इसमें। सो इट इज ऑल्सो नोन एज मोलर प्रेगनेंसी और वेसिकुलर मोर। ठीक है, तो हमने इसको मोलर प्रेगनेंसी के अंडर ही डिस्कस किया था। ठीक है, और ये बिनाइन फॉर्म थी, राइट। सो डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे, इट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ प्लेसेंटा वेयर there are partially degenerative and proliferative changes in the chorionic villi and result in the formation of cluster of vesicles of varying size like bunch of grapes, right। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, एबनॉर्मल कंडीशन। ठीक है, किस चीज की, प्लेसेंटा की एबनॉर्मल कंडीशन है। तो प्लेसेंटा में दो चीजें हो रही हैं, क्या हो रहा है एबनॉर्मल, आधा डिजेनरेटिव प्रोसेस हो रहा है और आधा प्रोलिफरेटिव प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है और कुछ बन भी रहा है। ठीक है, कहाँ पे, प्लेसेंटा में भी, कहाँ पे, कोरियोनिक विलाई में। ठीक है, कहाँ पे, कोरियोनिक विलाई में। इज इट क्लियर। सो दिस इज व्हाट एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ प्लेसेंटा। एबनॉर्मल क्या हो रहा है कि दो चीजें हो रही हैं, डिजेनरेटिव प्रोसेस भी चला है और प्रोलिफरेटिव चेंज भी हो रहा है। कहाँ हो रहा है, कोरियोनिक विलाई में हो रहा है। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर्स ऑफ वेसिकल्स, ठीक है, ऑफ वेरिंग साइजेस लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स। तो ये बंच ऑफ ग्रेप्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बंच ऑफ ग्रेप्स। यहाँ से अगर सिर्फ बंच ऑफ ग्रेप्स भी लिखा होगा यू विल बी एबल टू मेक आउट कि ये हाइडेटिफॉर्म मोल है। ठीक है, अब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि ये टू टाइप्स का होता है, एक होता है कंप्लीट हाइडेटिफॉर्म मोल और एक होता है इनकम्प्लीट या पार्शियल हाइडेटिफॉर्म मोल। ठीक है, अब कैसे होता है ये, देयर आर टू सेट्स ऑफ पैटर्नल जीन्स, देयर इज नो मैटर्नल जीन, देयर विल बी नो फीटस हियर। ठीक है, मतलब मान लो ये आपका ओवम है, हमने कहा कि नो मैटर्नल जीन इज देयर, तो क्यों, वो क्या हुआ ऐसा कि मैटर्नल जीन गायब हो गया, क्योंकि वहां पे हुआ है मैटर्नल क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन। ठीक है, ये क्लियर हो गया ये पॉइंट। देन टू सेट्स ऑफ पैटर्नल जीन, तो टू सेट्स कैसे आएंगे, या तो जो पैटर्नल क्रोमोसोम था उसका डुप्लीकेशन हो गया। ठीक है, और पैटर्नल डायस्पर्मी के दो स्पर्म्स ने उसे फर्टिलाइज कर दिया। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वी आर गोइंग टू हैव 46XX, और इसमें सिर्फ पैटर्नल क्रोमोसोम ही होगा ओनली। ठीक है, एंड दिस इज द वन विच इज हैविंग मेलिग्नेंट पोटेंशियल। ठीक है, इसीलिए हमें इन केसेस में कीमोथेरेपी भी फॉलोअप में करनी पड़ती है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट दूसरा वाला था आपका इनकम्प्लीट या पार्शियल हाइडेटिफॉर्म मोल। यहाँ पे थ्री सेट्स ऑफ जीन्स होती हैं। ठीक है, थ्री कैसे होंगी, एक मेटर्नल, टू पैटर्नल। अब यहाँ पे फीटस होता है। ठीक है, वहाँ पे तो फीटस था ही नहीं, लेकिन यहाँ फीटस होता है, लेकिन वो नॉन वायबल होता है। ठीक है, सो दिस इज ओवम, ओवम में भी क्रोमोसोम है और दो स्पर्म्स आ गए, एंड एज रिजल्ट डिप्लॉयड बन गया हमारे पास, इसमें मेटर्नल और पैटर्नल क्रोमोसोम है। सो एज रिजल्ट वी हैव 69XXY, और इसका मेलिग्नेंट पोटेंशियल बहुत ही रेयर है। ठीक है, अब ये कंडीशन की इटियोलॉजी क्या है। ठीक है, सबसे पहले है मेटर्नल एज, द एज इफ इट इज लेस देन 20 years, और कोई मल्टीपैरेस विमेन है जिसकी एज 40 years से ज्यादा है, तो उनमें चांसेस रह सकते हैं। ठीक है, या हिस्ट्री रही हो प्रीवियस मोलर प्रेगनेंसी की। ओके, न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी ये है। ठीक है, मोस्टली लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप या जो खाना नहीं खाते हैं, मैल न्यूट्रिशन है। ठीक है, तो उनमें भी चांसेस रह सकते हैं ड्यू टू पुअर डाइट, वाइटामिन डेफिशिएंसी, आयरन, फॉलिक एसिड एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल है। एंड अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया ये इतना सारा, देयर विल बी साइटोजेनिक एबनॉर्मेलिटी। ओके, सो व्हाट विल बी द सिम्टम्स जिसके साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। सबसे पहले इट इज अ, हमने नाम में भी कहा मोलर प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी तो है इसमें। ठीक है, तो देयर हैज टू बी एमिनोरिया ऑफ लेस देन 24 weeks ऑफ गेस्टेशन। पेशेंट जो कंप्लेंट लेके आता है विद इन 3 to 4 months ही होगा। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अराउंड ही होगा। सो क्या होगी पहली कंप्लेंट, एमिनोरिया। पर एमिनोरिया को लेके तो उतना वो नहीं होगा, शी माइट बी थिंकिंग शी इज प्रेग्नेंट, बट मेन चीज जो कंसर्न की है वो है अगले पॉइंट्स। देयर इज हिस्ट्री ऑफ विजाइनल ब्लीडिंग। अब ये जो विजाइनल ब्लीड हो रहा है उसे, वो स्लाइट भी हो सकता है, इंटरमिटेंट भी हो सकता है, प्रोलॉन्ग्ड भी हो सकता है, रिजल्टिंग इनटू अनीमिया। ठीक है, एंड अगेन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही ऐसी हिस्ट्री आएगी आपको, मतलब जितनी भी है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही आएगी। ठीक है, तो मेन क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल एमिनोरिया, फिर क्या था, विजाइनल ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्या है, हिस्ट्री ऑफ एब्डोमिनल पेन, उसको पेन भी होगी। तो वेरियस रीजंस कैन बी अबॉर्शन, कंसील्ड हेमरेज और सडन डिस्टेंशन ऑफ द यूट्रस हो गया या परफोरेशन हो गया। ठीक है, तो सेकंड क्या है आपका, पेन हो जाएगा। देन देयर इज गोइंग टू बी हिस्ट्री ऑफ हाइपरेमेसिस, severe nausea and vomiting is going to be there. ठीक है, and these patients, many of them they are having pregnancy induced hypertension. ठीक है, less than 24 weeks. ठीक है, less than 24 weeks ही है सब कुछ यहाँ पे। शी कैन हैव फीचर्स ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस। ठीक है, क्यों होता है, बिकॉज द सब यूनिट्स ऑफ बोथ TSH एंड बीटा HCG दे शेयर सिमिलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस वजह से
आपके T3 और T4 लेवल्स बढ़ सकते हैं और थायरोटॉक्स, क्योंकि देखो बीटा एचसीजी लेवल्स राइज करते हैं इस कंडीशन में। एज अ रिजल्ट हमने क्या कहा कि टीएसएच रिसेप्टर्स भी स्टिमुलेट हो रहे हैं, तो थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकते हैं। ठीक है, द पेशेंट मे बी हैविंग डिस्निया और सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। ठीक है, और आप सिंपली यू कैन राइट डाउन फीचर्स ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस। ठीक है, शी मे लुक पेल एंड इल एंड मे बी फेब्राइल, पेल एंड इल एंड मे बी फेब्राइल, एंड समटाइम्स दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट सिम्टम, विजाइनल पैसेज ऑफ ग्रेप लाइक सिस्ट्स। हमने कहा था ना बंच ऑफ ग्रेप्स हैं, तो वो भी विजाइनल पैसेज के थ्रू दे कैन मूव आउट एंड फ्लूइड ड्यू टू रप्चर ऑफ द सिस्ट्स। ऑब्वियसली दे आर वेसिकल्स, दे आर फ्लूइड फिल्ड, तो अगर वो रप्चर कर गए तो दे विल बी फ्लूइड डिस्चार्ज। सो दीज आर द सिम्टम्स, एमिनोरिया, विजाइनल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन, हाइपरेमेसिस, पीआईएच की हिस्ट्री हो सकती है, थायरोटॉक्सिकोसिस के फीचर्स होंगे, खुद भी वो पेल इल और फेब्राइल लुक होगा उसका, एंड विजाइनल पैसेज ऑफ ग्रेप लाइक सिस्ट्स और फ्लूइड ड्यू टू रप्चर ऑफ सिस्ट। नेक्स्ट विल बी द साइंस। सिम्टम्स के बाद अब आप साइंस देखेंगे। पर एब्डोमेन अगर तो कंप्लीट मोल है तो यूट्रस विल बी लार्जर देन द पीरियड ऑफ गेस्टेशन, और अगर इनकम्प्लीट मोल है सो यूट्रस विल बी लेस देन द पीरियड ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, मोस्टली मोस्ट ऑफ द केसेस में 80% ऑफ द केसेस में लार्जर देन पीरियड ऑफ गेस्टेशन ही होगा। सो यू गोइंग टू राइट इट डाउन। ठीक है, और मेंशन करना है कि स्पेसिफिकली इनकम्प्लीट में क्यों कम हो गया है, क्योंकि जो इनकम्प्लीट वाले इसमें फीटस होता है हमारे पास, है ना, तो फीटस में malformations होंगी, आईयूजीआर होगा, ओलिगोहेड्रोमनियोस होगा, एंड मोर ओवर दैट इज द फीटस इज नॉट वायबल, राइट। तो यहाँ पे आपको साइज छोटा भी मिल सकता है। The uterus feels doughy in consistency due to absence of amniotic fluid. तो consistency कैसी होगी? doughy. पर abdomen fetal parts will not be felt. तो fetal parts fail नहीं हो रहे तो उसकी heart rate का भी हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, then external and internal ballotment cannot be elicited. जब fetus ही नहीं है तो कैसे करेंगे उसको हम? ठीक है, cervix feels soft as in normal pregnancy, but if the cervix is open, then we can see there are some blood clots or vesicles they may be felt, right? So what all are the differential diagnosis? क्या क्या हो सकता है? ठीक है, आफ्टर सिम्टम्स एंड साइंस हम क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस रख सकते हैं कि देयर कैन बी मिस्टेकन डेट और मल्टीपल प्रेगनेंसी कैन बी देयर, एक्यूट हेड्रोमनियोस विल बी देयर, फाइब्रॉइड इन प्रेगनेंसी, थ्रेटेंड अबॉर्शन। सो 1 2 3 4 5 these 5 will be the differential diagnosis मोस्टली। फॉर टू रूल आउट दिस हम अब क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। सो अंडर इन्वेस्टिगेशंस सबसे पहले ब्लड इन्वेस्टिगेशंस तो करनी है। ठीक है, हीमोग्लोबिन और एबीओ एंड आरएच ग्रुपिंग, क्योंकि जब हम इसे मैनेज करेंगे मे भी हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़े। ठीक है, सो इसीलिए हम ब्लड इन्वेस्टिगेशंस अपनी रेडी रखते हैं। वी शुड नो द बेसिक इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द ब्लड। देन द इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इज योर डॉपलर। ठीक है, क्या है सबसे पहले? डॉपलर। डॉपलर से हमें ऑस्कल्टेशन ऑफ फीटल हार्ट, ऑब्वियसली दिस विल बी एब्सेंट, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये एक मोलर प्रेगनेंसी है। दूसरा है अल्ट्रासाउंड। अगर तो कंप्लीट एज मोल है देन अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग इज स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस। ठीक है, क्या फाइंडिंग है? स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस एंड एब्सेंस ऑफ फीटल शैडो। दो चीजें आपको मिलेगी, फीटस ही नहीं है तो फीटस शैडो कहाँ से आएगी? और स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस होगा। अगर पार्शियल एज मोल है तो फीटस कैन बी सीन, फीटस है तो प्लेसेंटा भी मिल सकता है, बट फीटस कैसा होगा? मैल फॉर्म्ड, आईयूजीआर, और प्लेसेंटा में स्कैटर्ड सिस्ट्स विल बी देयर। ठीक है, मोर ओवर हम यहाँ पे फीटल ब्लड वेसल्स भी देख सकते हैं, किसमें? पार्शियल वाले में। ठीक है, एंड एज अ कंबाइन हम मेटास्टेसिस इन द लिवर भी दे सकते हैं, अगर इफ देयर इज एनी मेटास्टेसिस। ठीक है, लेटर स्टेजेस में पेशेंट आया तो ये भी हमें अल्ट्रासाउंड में पता चल सकता है। सीरम बीटा एचसीजीज। ठीक है, नाउ कंप्लीट मोल इट इज गोइंग टू बी वेरी हाई, मोर देन 40,000। ठीक है, लेकिन इनकम्प्लीट में नॉट वेरी मच रेज्ड। दिस इज इंपॉर्टेंट कि कंप्लीट में वेरी हाई होता है, इनकम्प्लीट में ज्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ऑब्वियसली ये किसमें होगा? जिसमें प्रेगनेंसी, जिसमें फीटस होगा, सो इट इज गोइंग टू बी हाई इन पार्शियल एंड लो इन कंप्लीट मोल। देन एक्स-रे चेस्ट, फाइनल वन इज योर एक्स-रे चेस्ट। व्हाई? टू रूल आउट लंग मेटास्टेसिस। ठीक है, वहां पे हम लिवर की मेटास्टेसिस अल्ट्रासाउंड से चेक कर रहे थे, लेकिन लंग मेटास्टेसिस के लिए हम एक्सरे करेंगे। नाउ इफ वी डू नॉट मैनेज द केस, क्या कॉम्प्लिकेशंस रह सकती हैं? हाइपरेमेसिस ग्रेविडियम, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, पीआईएच, हेमरेज, अनीमिया, इन्फेक्शन, थायराइड स्टोन, एम्बोलाइजेशन, यूट्राइन परफोरेशन, और इन डिलेड केसेस रिकरेंट मोल एंड कोरियोकार्सिनोमा। सो दीस विल बी द कॉम्प्लिकेशंस अगर हम केस को मैनेज नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। अब दो चीजें हो सकती है, या जो पेशेंट आया है वो इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन आया है, या इट इज द यूट्रस इज इनर्ट। ठीक है, नॉर्मल अपना कोई टेस्ट करवाने आया था। ठीक है, फॉलो अप रूटीन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस दिस पार्ट। अगर जो पेशेंट है वो इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन आया है, सो आईवी इन्फ्यूजन, फ्लूइड्स है ना, रिससिटेशन एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि हमने कहा है ब्लीडिंग हो रही है, मे बी प्रोफ्यूज हो सकती है। ठीक है, तो फ्लूइड्स, आईवी इन्फ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। ठीक है, नाउ वैसे तो एक्सपल्शन हो ही रही है, बट वी कैन एक्सेलरेट द इवैक्यूएशन। व्हाट वी आर गोइंग टू डू? एक्सेलरेट। तो क्या करेंगे इसमें? सक्शन इवैक्यूएशन वी डू, प्लस माइनस ऑक्सीटोसिन ड्रिप। ठीक है, एंड जेंटल क्यूरेटाज फॉलोइंग इवैक्यूएशन इन सेलेक्टेड केसेस, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टोरी। इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन है, हमने उसको फ्लूइड्स लगाए, ब्लड का स्टेटस देखा और एक्सेलरेट कर दिया इवैक्यूएशन, सक्शन इवैक्यूएशन से, और सक्शन के बाद आपने जेंटल क्यूरेटाज कर दी। ठीक है, देयर कैन बी अ केस जिसमें यूट्रस इनर्ट है, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हम उसको सबसे पहले करेक्ट करेंगे अनीमिया। देन वी आर गोइंग टू सी द एज ऑफ द पेशेंट। इफ द पेशेंट इज यंग एंड डिजायर्स ऑफ चाइल्ड, तो हम इवैक्यूएशन ही करेंगे। दिस इवैक्यूएशन कैन बी विजाइनल और एब्डोमिनल हिस्टेरोटोमी। वैसे एब्डोमिनली हम कम ही करेंगे, विजाइनल ही करते हैं। ठीक है, सो विजाइनल जब हम कर रहे हैं तो हम फिर से देखेंगे क्या सर्विक्स फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। अगर तो फेवरेबल है तो सेम वही होगा, हम सक्शन इवैक्यूएशन करेंगे, ऑक्सीटोसिन ड्रिप। एंड अनफेवरेबल है तो स्लो डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स, पहले हमें सर्विक्स को डायलेट भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, वी कैन मेक यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ठीक है, और फिर लास्ट स्टेप रिमेन्स द सेम, क्यूरेटाज इन सिलेक्टेड केसेस। इज इट क्लियर? देन
अगर हम विजाइनली नहीं कर पा रहे थे, सो देयर मे बी सम, वैसे तो बहुत रेयर रीजंस होते हैं एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी के, और दे मे बी प्रोफ्यूज ब्लीडिंग और बहुत ज़्यादा सर्विक्स अनफेवरेबल है, अदर कंडीशंस आर देयर जिससे सर्विक्स के थ्रू हम नहीं इवैक्यूएट कर पा रहे हैं, ठीक है, देन एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी के थ्रू करना पड़ेगा। फिर एक और केस था कि हमारा एज जो है 35 ईयर से ऊपर है और द फैमिली इज कंप्लीटेड और परफोरेटिंग मोल है, सो वी हैव टू डू हिस्टेरेक्टमी, ठीक है। नाउ ऑल दीज आर द 3 केसेस, ठीक है। एक क्या था, ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन में था, एक में नहीं था, तो हमने एज और प्रेफरेंसेस के बेसिस पे उसको डिवाइड कर दिया। नाउ दीज पेशेंट्स, सेलेक्टेड पेशेंट्स, ठीक है, दे हैव टू गो फॉर योर chemotherapy. Obviously, that chemotherapy will be with the help of methotrexate. So, prophylactic chemotherapy. Now, not all, but a partial mole we know that has a very low malignant potential. So, it is not going to require chemotherapy. So, for that हमें histopathology report ही बताएगी कि वो partial mole है कि वो complete mole है. So, after जब आपने gentle curettage वगैरह किया, you will send the samples for your histopathological examination. So, if it was a partial mole, it has a very low malignant potential. We had already discussed it. So, इसमें एक कीमो की ज़रूरत नहीं है. लेकिन जो आपके दूसरे होंगे कंप्लीट मोल, इट वाज हैविंग अ मैलिग्नेंट पोटेंशियल, तो वहां पे आपको कीमोथेरेपी देनी पड़ेगी, तो उसमें द ड्रग इज मीथोट्रेक्सेट, ठीक है। अब सब कुछ 555 है, ठीक है, कितनी है 5 मिलीग्राम है, 5 टाइम्स अ डे है और 5 दिन तक खानी है ये, ठीक है। और ऐसे आपको 3 कोर्सेज करने हैं, 3 कोर्सेज मतलब 5 दिन तक आप खाओगे, फिर 7 से 10 दिन का आप गैप ले लो, मान लो 10 दिन का आपने गैप लिया, फिर 10 दिन के बाद आप फिर से 5 दिन खाओगे, फिर से 10 दिन का गैप, फिर से 5 दिन खाओगे, तो ऐसी 3 साइकिल्स रिपीट करनी है। Routine prophylactic chemotherapy in all patients is not advocated because 80% of the molar pregnancy resolve following evacuation. ठीक है? And if chemo is prescribed for all molar pregnancies, 80% would be exposed to unnecessary morbidity and toxicity of the drugs. इसलिए सबको नहीं दी जाती है prophylactic chemotherapy. It is only in selected cases. Now follow up for 2 years. ठीक है? अब हमने कर दिया है, ठीक है, साइटोटॉक्सिक थेरेपी तक हमने फिनिश कर दिया, सब कुछ मैनेज कर दिया। Now we have to follow up the patient for 2 years because choriocarcinoma, if it occurs, it develops within this period of evacuation of mole. तो अगर होना ही होगा तो वो maximum 2 years के अंदर अंदर हो जाता है। How we are going to follow up now? See, normally the beta HCG levels हम चेक कर सकते हैं सीरम में और यूरिन में, ठीक है, and becomes negative in about 6 to 8 weeks time following evacuation. तो जब evacuation हो जाएगा 6 से 8 weeks के अंदर अंदर वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब हमें 6 to 8 weeks तक पहुंचने के लिए हम वीकली इंटरवल फॉलो अप करते रहेंगे, हर वीक उसको बुलाते रहेंगे, और जब टेस्ट नेगेटिव हो जाएगा फिर हम वीकली नहीं बुलाएंगे। सो फॉलो अप मंथली एंड 3 मंथली कर सकते हैं इन द फर्स्ट ईयर, एंड सेकंड ईयर में आप 6 मंथली बुला सकते हैं, ठीक है। बट इनिशियली क्या था कि 6 to 8 वीक्स में बीटा एचसीजी लेवल्स कम हो जाने चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम उसको हर वीक बुलाते हैं। जैसे ही वो कम हो गए, ठीक है, विद इन द टाइम ऑफ 6 to 8 वीक्स वो नेगेटिव आ गया, अब 2 ईयर्स के लिए हमने कहा कि 2 ईयर्स में ही वो डेवलप करेगा, इसलिए हम फॉलो अप कर रहे हैं, तो फिर फॉलो अप आपको करना ही पड़ेगा। फर्स्ट ईयर आप 3 मंथली या मंथली बुला सकते हैं और सेकंड ईयर में मंथली। अलॉन्ग विद द बीटा एचसीजी लेवल्स आपको बाकी चीजें भी करनी पड़ेगी, जैसे कि पेल्विक एग्जामिनेशन टू रूल आउट एनी वल्वल एंड वेजाइनल मेटास्टेसिस तो नहीं है, यूट्राइन साइज आप नोट करेंगे, एक्सरे करेंगे, ठीक है, टू डिटेक्ट लंग मेटास्टेसिस, अल्ट्रासाउंड से हमें रेजिडुअल या लोकली इन्वेजिव ट्यूमर का पता चल जाएगा, ठीक है, तो सारे ही टेस्ट हम बार बार करते रहेंगे। एंड इफ देयर इज परसिस्टेंट यूट्राइन ब्लीडिंग तो फिर से क्यूरेटाज करेंगे, और हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन के बाद हमें डिटेक्शन करना पड़ेगा कोरियोकार्सिनोमा का, ठीक है। देन pregnancy should be avoided preferably by barrier methods for at least 2 years is the best. वैसे तो 1 year बोल सकते हैं, but 2 years is the best, ठीक है। So pregnancy should be avoided and we have to make use of contraceptive methods, और उसमें भी barrier method is the one which is best because the fresh pregnancy would interfere with the HCG levels. और अगर आप बाकी कुछ contraceptive method use करना चाहते हो, they may cause bleeding and that may interfere with the this follow up procedure for our molar pregnancy, right? So barrier contraceptive का use करना है, ठीक है। Then pregnancy should also be avoided for 1 year after the stoppage of chemotherapy because of teratogenic effects of drugs. मतलब वो इसी के अंडर आ जाएगा क्योंकि जिन केसेस को कीमो वाली थेरेपी मिली है उनको तो डेफिनेटली 1 साल तक प्रेगनेंसी को अवॉइड करना ही है, जिनको नहीं मिली है उनको भी प्रेफरेबली 2 इयर्स तक तो करना ही है, मतलब एज अ होल सबके लिए ही है कि 2 इयर्स इज द बेस्ट, ठीक है, उसके अंडर ही आपके कीमो वाले पेशेंट्स भी आ जाएंगे।